तो प्यारे बच्चों, मैं प्रिंस कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल टारगेट बोर्ड में। तो आज का यह जो क्लास है, यह साइंस का क्लास होगा। बहुत ही लाजवाब क्लास होगा, बहुत ही बेहतरीन क्लास होगा, क्योंकि इस क्लास में हम आपको साइंस से संबंधित 60 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, वो भी साइंस में केमिस्ट्री से संबंधित, रसायन विज्ञान से संबंधित। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे जितने सारे भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो, जितने सारे भी क्लास चले, सभी का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे। तो चलिए हम लोग पहले नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। यदि आप लोग क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो नीचे लाइव चैट या कमेंट में बताते चलिएगा। जबरदस्त रिवीजन क्लास होने वाला है, 60 क्वेश्चन का रिवाइज करवाएंगे, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन होंगे। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है। कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान कितना होगा। जाहिर सी बात है, अगर लाल लिटमस को नीला कर रहा है तो वह क्षार होगा। हम आपको बताए हैं कि अगर लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे तो वह क्षार होता है, और अगर नीले को लाल कर दे तो वह होता है अम्ल। तो यहाँ पर लाल लिटमस को नीला कर रहा है तो क्षार होगा, और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो जाहिर सी बात है, जब 7 से अधिक होता है तो इसमें 7 से अधिक एक ही ऑप्शन है, डी नंबर, यानी कि पहला का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। लाल लिटमस को नीला कर रहा है तो इसका पीएच मान 10 होगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है दूसरा नंबर की एसिटिक अम्ल का थर्मो विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है। ठीक है, एसिटिक अम्ल का थर्मो विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है। तो ध्यान रखिएगा, यह सिरका सी गंध देता है। दूसरा का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से समझते जाइएगा, यह सिरका सी गंध देता है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हम आपको प्रयोग करके बता चुके हैं। एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदे डालने पर पत्ती का रंग कैसा हो जाता है। हम आपको प्रयोग करके बताए थे कि पहले पत्ती को एल्कोहल में डुबा करके उसको गर्म कर लेंगे, उसको उबाल लेंगे, उसके बाद उस पत्ती पर आयोडीन का घोल का कुछ बूंद डालेंगे तो उस पत्ती का रंग कैसा हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, पत्ती का रंग हम आपको बताए थे कि हल्का नीला काला हो जाता है। तीसरा का सी नंबर ऑप्शन सही होगा, नीला काला हो जाता है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। बताइए चौथा नंबर, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग होता है। अपच, जिसको अनपच बोलते हैं, जब खाते हैं जब वह नहीं पचता है अच्छी तरीके से तो उसको अनपच बोला जाता है, जिसको बोलचाल की भाषा में अपच बोलते हैं। तो बताइए अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का प्रयोग होता है। तो एंटासिड का होता है, ध्यान रखिएगा, एंटासिड। चौथा का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान, उदासीन विलयन का पीएच मान पूछा जा रहा है। तो उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। यदि अम्लीय विलयन का पूछा जाए तो 7 से कम होता है। यदि क्षारीय का पूछा जाए तो 7 से अधिक होता है, 7 से लेकर के 14 के बीच में होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर उदासीन का पूछा जा रहा है तो 7 हो जाएगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन लवण है। पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में कौन लवण है, तो यहाँ पर लवण कौन हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, K2SO4 यहाँ पर लवण हो जाएगा। छठा का सी नंबर ऑप्शन सही होगा, K2SO4 लवण हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग सातवां नंबर क्वेश्चन। तो सातवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। बताइए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन सातवां नंबर है। किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, Fe3O4 प्राप्त होगा। अगर लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करेंगे हम लोग तो कौन सा यौगिक प्राप्त होगा, Fe3O4 हो जाएगा। चलिए लाल तप्त आयरन पर, तो ध्यान रखिएगा, जब लोहे को गर्म करते हैं तो वह लाल हो जाता है, उसी को बोला जाता है लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन, हमारे शरीर में पीएच कितने परास से कितने परास के बीच कार्य करता है। बहुत बार हम आपको बता चुके हैं, हमारे शरीर में पीएच कितने परास से कितने परास के बीच में कार्य करता है। तो 7.0 से 7.8 परास के बीच में कार्य करता है। आठवां का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 60 क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, 60 क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेगा। 60 क्वेश्चन यहाँ पर साइंस से रहेगा, केमिस्ट्री से रहेगा, इसलिए आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से ध्यान से समझते जाइएगा, मजा आ जाएगा। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन, बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है, 9वां नंबर क्वेश्चन बताइए। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है, NaHCO3 होता है। 9वां का सी नंबर ऑप्शन सही होगा, बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र NaHCO3 होता है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर और प्लास्टर ऑफ पेरिस में कौन विजातीय यौगिक है। तो यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस विजातीय यौगिक हो जाएगा। जल्दी से सुपर फास्ट ट्रेन की तरह आप लोग नीचे लाइव चैट में आंसर बताते चलिएगा, सुपर फास्ट एकदम से। 10वां का डी नंबर ऑप्शन सही होगा, विजातीय यौगिक कौन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। क्योंकि जहां तक हम कोशिश करेंगे कि 60 क्वेश्चन हम आपको बताएंगे तो 25 से 30 मिनट के बीच में पूरा क्लास खत्म हो जाना चाहिए। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है।
पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो क्षारक विलयन का मान कितना होता है? पीएच वैल्यू कितना होता है? 7 से लेकर 14 के बीच में होता है, यानी कि 7 से अधिक होता है। तो 7 से अधिक इसमें कौन सा हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन 13 है। 13 ही 7 से अधिक है। बाकी तो देखिए 2 है, 6 है, 7 है, तो 2 6 तो अम्लीय हो जाएगा, 7 हो जाएगा उदासीन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 13 क्षार हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, दोबारा से आप लोग पढ़ लीजिए। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो देखिए काफी आसान क्वेश्चन है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया बोलते हैं। 12 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? क्लोर क्षार अभिक्रिया बोलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित अम्लों में कौन प्रबल अम्ल है? तो ध्यान रखिएगा, प्रबल अम्ल कहने का मतलब होता है शक्तिशाली अम्ल। ठीक है, तो यहाँ पर शक्तिशाली अम्ल कौन सा हो जाएगा? H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। 13 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या होता है? H2SO4 होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है? देखिए पूछ रहा है कि कौन क्षारक नहीं है, तो KOH यहाँ पर क्षारक है, AlOH3 यहाँ पर क्षारक है, ZNO क्षारक है, लेकिन NaCl एक प्रकार का लवण है। ध्यान रखिएगा, 14 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। सोडियम क्लोराइड NaCl एक प्रकार का लवण है, इसलिए इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित क्षारकों में कौन प्रबल क्षारक है? बताया जा यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित क्षारकों में कौन शक्तिशाली क्षारक है, प्रबल क्षारक है? तो बताइए 15 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान रखिए आप सभी लोग, 15 का यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। NaOH एक प्रकार का प्रबल क्षारक है। 15 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। NaOH एक प्रबल क्षारक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? लिटमस विलयन जो बैगनी रंग का रंजक होता है किस पदार्थ का बना होता है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बताइए लिटमस विलयन जो बैगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है? तो ध्यान रखिएगा, यह लीचेन का बना होता है। इससे पहले हम आपको यह वाला क्वेश्चन कभी नहीं बताए थे, आप लोग ध्यान रखिएगा। लिटमस विलयन जो बैगनी रंग का रंजक होता है किस पदार्थ का बना होता है? लीचेन का बना होता है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल सही जवाब बताते चलना है, आंसर गलत नहीं होना चाहिए। लास्ट में हम आपसे जरूर पूछेंगे कितना क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब बताए हैं, सिर्फ आप लोग गलती गिनिएगा कि कितना क्वेश्चन का आंसर गलत हो रहा है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? कौन है जो कि सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? तो देखिए मेथिल ऑरेंज को हम लोग सूचक की तरह इस्तेमाल करते हैं, हल्दी को भी करते हैं, फिनोल्फथलीन को भी सूचक के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन मूली को हम लोग कभी भी सूचक के लिए प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए 17 का डी नंबर ऑप्शन ही सही हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन गंधीय सूचक नहीं है? गंधीय सूचक नहीं है, यह वाला क्वेश्चन हम आपको बहुत बार बता चुके हैं। तो बताइए 18 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? गंधीय सूचक कौन नहीं है? तो यहाँ पर शकरकंद गंधीय सूचक नहीं होता है, बाकी वेनिला हो जाता है, प्याज हो जाता है, लौंग का तेल सभी गंधीय सूचक होता है, लेकिन शकरकंद गंधीय सूचक नहीं होता है। अब चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन द्विक्षारकीय अम्ल है? ठीक है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्विक्षारकीय अम्ल है? बताइए 19 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, द्विक्षारकीय अम्ल पूछा जा रहा है तो सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल को द्विक्षारकीय अम्ल बोला जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या होता है सूत्र? H2SO4 होता है। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन, पोटास एलम होते हैं, बताइए पोटास एलम क्या होता है? साधारण लवण के, अम्लीय लवण की, मिश्रित लवण की, द्विक लवण होता है। तो आपको हम पहले भी बहुत बार बता चुके हैं कि पोटास एलम क्या होता है? द्विक लवण होता है। 20 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। पूरा रिवाइज क्वेश्चन चल रहा है, अब हम आपको सिर्फ रिवाइज ही करवाएंगे क्योंकि अब पढ़ने का समय चला गया, अब बस रिवाइज करने का आपका समय बच गया है। जो 10 दिन शेष बच गए इसमें आप लोग जितना अधिक से अधिक हो सके पढ़े हुए चीजों का रिवाइज करते रहिए, इसीलिए हम जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बस उसी का रिवाइज कराएंगे। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि? बताइए एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि? तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह कम आयनित होते हैं। ठीक है, क्योंकि यह कम आयनित होते हैं। एसिटिक अम्ल कम आयनित होते हैं, इसलिए इसे दुर्बल अम्ल की श्रेणी में रखा जाता है। सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा 22 का यहां पर ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, NaCl। ऊपर हम आपको बताए थे कि NaCl एक प्रकार का लवण है, तो बहुत शक्तिशाली लवण है। ध्यान रखिएगा 22 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अब चलिए 23वां नंबर क्वेश्चन, दांतों को साफ करने के लिए प्रायः दंत मंजन जिसको टूथपेस्ट बोलते हैं प्रायः कैसा होता है? अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है? तो ध्यान रखिएगा, जो टूथपेस्ट होता है, दंत मंजन हमेशा क्षारीय होता है। अगर अम्लीय रहेगा तो समझिए कि 2 दिन में आपका दांत को पूरा चौपट कर देगा। इसके 23 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। दंत मंजन हमेशा क्षारीय होता है।
चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, शुद्ध जल का पीएच मान होता है बताइए। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि शुद्ध जल उदासीन होता है, न तो अम्लीय होता है न ही क्षारीय होता है, उदासीन होता है। और उदासीन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। इसलिए 24 का यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का पीएच मान कितना होता है बताइए। CO2 गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यदि हम लोग पानी में घोलेंगे तो उसका पीएच मान कितना हो जाएगा? 25 नंबर क्वेश्चन, तो उसका पीएच मान 7 से कम हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 25 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग पानी में घोलेंगे तो उस विलयन का पीएच मान 7 से कम हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे? कौन सा धातु है जो कि ठंडा जल से अभिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड बनाएगा? 26 नंबर क्वेश्चन, बताइए कौन सा जवाब सही होगा। तो ध्यान रखिएगा सोडियम और पोटेशियम होता है। सोडियम और पोटेशियम ठंडे जल से अभिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड बनाता है। सोडियम और पोटेशियम, पोटेशियम का संकेत के होता है और सोडियम का संकेत Na होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? बताइए दीवारों की सफेदी करने के लिए किस विलयन का प्रयोग किया जाता है? 27 नंबर क्वेश्चन, तो आप सभी लोग जानते हैं कि दीवार को चूना से रंगा जाता है और चूना का सूत्र क्या होता है बताइए। 27 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जाहिर सी बात है चूना का सूत्र होता है CaOH का d2। CaOH का d2, जब हम लोग चूने पत्थर को पानी में घुलाते हैं तो उसके बाद क्या बनता है? CaOH का d2 बनता है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, जाहिर सी बात है दीवारों की सफेदी करने के लिए CaOH का d2 का प्रयोग करते हैं, जिसको बुझा हुआ चूना बोलते हैं। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? देखिए अभी हम बोले तुरंत नीचे क्वेश्चन आ गया 28 नंबर, निम्नलिखित में कौन बुझा हुआ चूना है? 28 नंबर, तो CaOH का d2 बुझा हुआ चूना है। इसका सूत्र आप लोग ध्यान रखिएगा, सॉरी समीकरण आप लोग ध्यान रखिएगा, CaO प्लस H2O होता है। CaO प्लस H2O से क्या बन जाता है? CaOH का d2 बनता है। CaOH का d2 बन जाता है। CaO प्लस H2O से CaOH का d2 बनता है। ध्यान रखिएगा CaOH का d2, जिसको बुझा हुआ चूना बोलते हैं। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान कितना होगा बताइए। Na2CO3 जो लवण होता है उसका जलीय विलयन का पीएच मान पूछा जा रहा है। 29 नंबर क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा लवण Na2CO3 जलीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। ध्यान रखिएगा 29 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 30वां नंबर क्वेश्चन, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम बताइए। IUPAC नाम वाले क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम, 30 नंबर क्वेश्चन, कौन सा जवाब सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल होता है। 30 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 30 का ए नंबर ऑप्शन, एसिटिक अम्ल को एथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं, उसका IUPAC नाम होता है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर सकता है? लाल लिटमस को नीला कौन कर सकता है? तो ध्यान रखिएगा OH- लाल लिटमस को नीला कर सकता है। 31 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2018 और 2019 में पूछा गया है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे रहा है तो उसका पीएच मान। 32 नंबर क्वेश्चन, बताइए 32 नंबर क्वेश्चन क्या होगा। देखिए नीले लिटमस पत्र को लाल कर रहा है तो आपको पहले से पता है कि नीले लिटमस पत्र को लाल करता है अम्ल, और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, और 7 से कम इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है ए नंबर, यानी कि ए नंबर ऑप्शन ही सही होगा। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? ऑक्जेलिक अम्ल का बताइए, ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो जाहिर सी बात है आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऑक्जेलिक अम्ल प्राकृतिक स्रोत टमाटर, यानी कि टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, लंबा क्वेश्चन है, हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, एक छात्र जांच परखनली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद मिलाता है तो निम्नलिखित में कौन सा रंग बनेगा? देखिए सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद मिलाता है पूछा जा रहा है, तो कौन सा रंग बनेगा? तो यहाँ पर नीला रंग बनेगा। ध्यान रखिएगा 34 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। जो भी स्टूडेंट नीचे 34 का ए नंबर ऑप्शन बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन बताइए। 35 नंबर क्वेश्चन, एक जांच परखनली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया। ठीक है, एक जांच परखनली में एक विलयन लिया गया और उस विलयन में लोहे की कील को डुबाया गया। आधे घंटा के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच परखनली में कौन सा विलयन था? यानी कि जैसे ही हम लोग उस विलयन में लोहे को डुबाए, आधे घंटा के बाद उस विलयन का रंग बदल गया। तो बताइए कि वह विलयन कौन सा था? 35 नंबर क्वेश्चन, तो जाहिर सी बात है वह विलयन CuSO4 होना चाहिए। 35 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 35 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा विलयन हो जाएगा? CuSO4, कॉपर सल्फेट।
कंसंट्रेट, ध्यान रखिएगा 35 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र बताइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2O। 36 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन, लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है तब यह किस रंग का होता है? ठीक है, कोई लिटमस विलयन है, न वह अम्लीय है और न वह क्षारीय है, तब वह किस रंग का होगा? 37 नंबर क्वेश्चन बताइए। तो ध्यान रखिएगा, तब वह बैगनी रंग का हो जाएगा। ठीक है, या तो विलयन लाल होता है या फिर नीला होता है। आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि लाल को नीला, नीला को लाल करता है, लेकिन न अम्लीय है और न क्षारीय है, तो वह कौन सा रंग का होगा? बैगनी रंग का हो जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, उसे क्या कहते हैं? बताइए। 38 नंबर क्वेश्चन, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाता है, तो उसको गंधीय सूचक बोलते हैं। 38 का यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से आप लोग इस क्वेश्चन को देखिएगा। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? 39 नंबर क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा, कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण भी बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनाता है, जल भी बनाता है, इसलिए इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से सभी 39 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके सभी बनाता है, संगत लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सभी अम्लों में क्या पाया जाता है? बताइए। 40 नंबर क्वेश्चन, सभी अम्लों में क्या पाया जाता है? तो सभी अम्लों में हाइड्रोजन पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। 40 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा, सभी अम्लों में हाइड्रोजन पाया जाता है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन, आप लोग देखते रहिएगा, ध्यान से कंसंट्रेट होकर के। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक क्या कहलाते हैं? बताइए। हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक कौन से होते हैं? 41 नंबर क्वेश्चन, तो कौन सा जवाब सही हो जाएगा? हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन में हम आपको बताएं, सभी अम्लों में क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है, लेकिन हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। दोनों क्वेश्चन एक ही है, बस दोनों क्वेश्चन को बस थोड़ा सा घुमा दिया है। सभी अम्लों में क्या पाया जाता है और हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक क्या कहलाते हैं? अम्लीय होता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को सिर्फ बस थोड़ा सा बदल दिया है। 42 नंबर क्वेश्चन, जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है? बताइए। जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या चीज सत्य है? तो ध्यान रखिएगा, जल में घुलनशील क्षारक, इन्हें क्षार भी कहते हैं, स्वाद में कड़वा भी होता है, इसकी प्रकृति संक्षारक होती है, तो इसका मतलब कि डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इनमें से सभी। 42 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पीएच में पी किसका सूचक होता है? बताइए। पीएच में पी किसका सूचक होता है? आपको ध्यान होगा तो हम पिछले क्लास में आपको बताए थे कि पीएच कहने का मतलब क्या होता है? पीएच कहने का मतलब होता है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर पीएच में पी का क्या मतलब होता है? पोटेंज, यानी कि पुषांश इसको हिंदी में बोलते हैं। 43 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन, एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? एसिटिक अम्ल, बताइए। एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है? 44 नंबर क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। 42 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। 45 नंबर क्वेश्चन, सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? बताइए। 45 नंबर क्वेश्चन, सिट्रिक अम्ल ध्यान रखिएगा नींबू या संतरा में पाया जाता है। 45 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। तो देखिए 44, 45, 46, 47, 48, यहाँ पर जो 5 क्वेश्चन है आप लोग को बिल्कुल अपने ध्यान में रखना है, बिल्कुल इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? सबसे पहले हम आपको बताएं कि एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत तो सिरका हो जाएगा। उसके बाद हम आपको बताएं कि सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत तो नींबू या संतरा हो जाएगा। उसके बाद पूछ रहा है कि टार्टरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत यानी कि टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? 46 नंबर क्वेश्चन, तो टार्टरिक अम्ल ध्यान रखिएगा इमली में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल बहुत अधिक खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, तो इमली बहुत अधिक खट्टा होता है, इसलिए 46 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है, यानी कि लैक्टिक अम्ल कहां पाया जाता है? 47 नंबर क्वेश्चन, तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। 47 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। आप सभी लोग जानते हैं कि दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। चलिए अब 48 नंबर क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है, चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आप सभी लोगों को पता है? अगर पता है तो जल्दी से नीचे हमें बताइए। 48 नंबर क्वेश्चन, चींटी के डंक या नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, चींटी के डंक या फिर नेटल के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, मेथेनोइक अम्ल। 48 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन, दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है?
दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है बताइए। तो ध्यान रखिएगा, जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है। अभी हम आपको ऊपर में बताए कि हमेशा दंत मंजन क्षारीय होता है और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, 7 से अधिक क्षारकीय पेस्ट होता है, लेकिन यदि मुंह का पीएच मान, ठीक है ध्यान से सुनिएगा, मुंह का पीएच मान यदि 5.5 से कम हो जाता है तो दांत खराब होने लगता है, दांत नष्ट होने लगता है, दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। 49 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, इसीलिए बोला जाता है कि हमेशा क्षारीय पेस्ट से ही धोना चाहिए ताकि मुंह का पीएच मान कभी भी 5.5 से कम ना हो। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन, हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो आप सभी लोगों को पता होगा, HCl हमारे पेट में बनता है। HCl बनता है जिसको कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। 50 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए कॉमन नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं बताइए। एक कॉमन नंबर क्वेश्चन, तो कॉमन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों से उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड NaCl। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए। धोबिया सोडा, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? 52 नंबर क्वेश्चन, कौन सा जवाब सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O, Na2CO3 × 10H2O। आप लोग ध्यान रखिएगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब 53 नंबर क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम बताइए। 53 नंबर क्वेश्चन, क्या जवाब सही हो जाएगा? 53 नंबर, तो ध्यान रखिएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन, पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र, पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? 54 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से बताइए। तो देखिए, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम का K नाइट्रेट NO3, तो 54 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र KNO3 हो जाएगा। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन, जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए 55 नंबर क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा, धोने का सोडा, जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए धोने का सोडा का प्रयोग करते हैं। 55 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 56 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है? सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है? 56 नंबर क्वेश्चन, तो जल्दी से बताइए 56 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सोडा अम्ल अग्निशामक में पूछा जा रहा है ना, तो सोडा अम्ल अग्निशामक में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा। 56 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब चलिए 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सल्फेट अर्धहाइड्रेट या फिर जिसको हेमीटाइट्रेट बोला जाता है उसका दूसरा नाम क्या है बताइए। सल्फेट अर्धहाइड्रेट का दूसरा नाम, 57 नंबर क्वेश्चन, तो जल्दी से बताइए 57 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सल्फेट अर्धहाइड्रेट। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सल्फेट अर्धहाइड्रेट का दूसरा नाम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसको क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस बोला जाता है, तो सल्फेट अर्धहाइड्रेट उसको बोला जाता है। चलिए 58 नंबर, जिप्सम का रासायनिक सूत्र बताइए। जिप्सम का रासायनिक सूत्र, 58 नंबर क्वेश्चन, तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 × 2H2O, CaSO4 × 2H2O जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है। 59 नंबर क्वेश्चन, फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम बताइए। फॉर्मिक अम्ल, 59 नंबर, फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? मेथेनोइक अम्ल होता है, जो चींटी के डंक में पाया जाता है। कहीं कहीं पर आपको दे देगा कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कहीं पर आपको ऑप्शन में फॉर्मिक अम्ल दे देगा, कहीं पर मेथेनोइक अम्ल दे देगा। तो देखिएगा, चाहे फॉर्मिक अम्ल हो जाए या फिर मेथेनोइक अम्ल हो जाए, दोनों आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, 59 का यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही होगा। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम मेथेनोइक अम्ल होता है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन, अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो शुरू से ही हम आपको बताते चले आ रहे हैं, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। 60 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से बताइए 61 का कौन सा जवाब सही होगा। और इसी क्वेश्चन के साथ आप लोग जल्दी से, जितना अधिक से अधिक हो सके आप इसे लाइक और शेयर करिए। जितना अधिक से अधिक हो सके आप इसे लाइक और शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? कौन सा गैस पूछ रहा है, उस गैस का क्या नाम है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है बताइए। 61 नंबर क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा,
CO2 गैस होता है, CO2 गैस होता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, CO2 गैस। तो 61 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए आज के इस क्लास में कुल 60 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको बताए जो कि साइंस में केमिस्ट्री से संबंधित था। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। एक एक क्वेश्चन को आप लोग एकदम जीप पर रख लीजिएगा, अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम में अगर इस सारे क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे बिल्कुल छूटना नहीं चाहिए। दमदार तैयारी आपको हम करवा करके भेजाएंगे, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। सारे कंसेप्ट क्लियर करके भिजवाएंगे हम आपको एग्जाम देने के लिए। तो चलिए आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को यह क्लास बेहद पसंद आया होगा। काफी लोगों को यह क्लास बेहद पसंद आया होगा। और साथ ही आप हमें जल्दी से बताइए कि इस 61 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का जवाब आप लोग सही बताए हैं और कितने क्वेश्चन का जवाब आपसे गलत हो गया है। तो चलिए ईमानदारी से आप लोग जल्दी से हमें नीचे कमेंट में बताइए। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले क्लास में कुछ इसी प्रकार के महत्वपूर्ण क्लास के साथ। तो जल्दी से आप सभी लोग इस क्लास को, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे जितने सारे भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो, जितने सारे भी क्लास चले, सारे का नोटिफिकेशन आपके ऊपर जाते रहे, आपके मोबाइल पर पहुंचते रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।